ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आज एक छोटा सा ही टॉपिक करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके बाद वाला जो टॉपिक है ओम कविता, जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर वो ऐड करते तो आधा अधूरा ही होता है इसमें। तो इसलिए आज आज जितना खत्म हो सकता है वो कंप्लीट कर लेंगे हम। इस आज के बाद आपकी 4 क्लासेस बच जाएंगी, इसकी 4 क्लासेस और में एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आज करते हैं हम लैंग्वेज एंड सेमियोटिक्स का जैकोब्सन का बेसिक मॉडल। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो हमने कर लिया था, उसी की डिटेल है ये, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, इंपॉर्टेंट मॉडल है इसका। ठीक है, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। तो ये थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे आप। तो बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कि जो भी एक बेसिक का मतलब ये क्या है? कि सबसे सिंपल जो होगा, ठीक है, यानी कि सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कि जो जटिल अ, मतलब है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं कम्युनिकेशन में, उनको एक बिल्कुल थोड़े से कंसेप्ट की, उनको जैसे ना आप नोट्स बनाते हो पूरी बुक से किसी चैप्टर के, कि उसको संक्षिप्त में लिखते हो बिल्कुल, वैसे ही बेसिक मॉडल है ये। कि जो उसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें हो, उनको एक संक्षिप्त रूप रूप देना, ये बेसिक मॉडल बोलता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, और इसमें जो आपकी चीजें आएंगी वो क्या आएगा? पहले आएगा आपका सेंडर, जो भी उस संदेश को कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, फिर एक होगा आपका चैनल बीच में, कि जिस माध्यम से वो संदेश किस तक पहुंचेगा? रिसीवर तक पहुंचेगा। ठीक है, रिसीवर तक किसके माध्यम से पहुंचेगा? चैनल के। ठीक है, अब जो सेंडर, चैनल के पास मतलब माध्यम तक जो संदेश जाएगा, उसके बीच में एक प्रोसेसिंग आएगी, कौन सी? पीवाई की भी कर लिया है आपने इसका, एनकोडिंग। कोड सर। एनकोडिंग, ठीक है। और जब चैनल से वो रिसीव मतलब जो भी एक माध्यम तक पहुंच गई वो, अब रिसीवर यानी कि जो प्राप्त करता है, उस चैनल से उस संदेश को लेगा। तो वो क्या करेगा? इसने एक एनकोड करके एक गुप्त संदेश एक भेज दिया एक माध्यम से। ठीक है, अब जब रिसीवर के पास जाएगा तो ये क्या करेगा? उस एनकोडेड संदेश को क्या करेगा? डिकोडिंग। डी कोड करेगा ये, डिकोडिंग। डी कोडिंग। ठीक है, तो ये इस तरफ प्रोसेस है आपका। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, पीवाई क्यू भी किया था कल आपने, परसों, ओम अरुण, कि रिसीवर को जब संदेश प्राप्त हो जाएगा, तक मैसेज पहुंच जाएगा, तो वो क्या देगा फिर? सर प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया देगा, फीडबैक देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। और किसको देगा फीडबैक? किसको चाहिए? संदेश भेजने वाले को चाहिए। ठीक है, टेंडर को। सेंडर को फीडबैक दे दिया इसने भाई, सेंडर को। ठीक है, अब कम्युनिकेशन में एक और चीज होती है, आसपास की आवाजें। कि मान लो जैसे आप बात कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लो शांत माहौल है आसपास, आराम आराम से बात करोगे, एक दूसरे की बातें सुन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर शोर शराबा है आसपास, तो बिल्कुल ऐसे कान के पास आके बोलना पड़ता है, तब सुनाई देता है। ठीक है, डीजे चल रहा हो या फिर लाउड म्यूजिक चल रहा हो कोई, तो बिल्कुल ऐसे कान के पास आने से सुनाई देता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना? तो वो सेंडर को भी प्रभावित करती है और रिसीवर को भी। ठीक है, इसको तेज बोलना पड़ेगा और इसको अपना कान पास में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक फैक्टर है इसमें आपका, नॉइज।
और नॉइज एक तरह से क्या है, माध्यम भी है नॉइज। ये इसको भी अफेक्ट करेगा, सेंडर को भी और रिसीवर को भी अफेक्ट करेगा। ठीक है। और एक तरह से ये क्या है, माध्यम है। नॉइज के जरिए आप अपना संदेश भी पहुंचाते हो। ठीक है। डिस्टरबेंस तो होती ही होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये संदेश चैनल का भी काम करता है, माध्यम का भी काम करता है, जिसके जरिए संदेश पहुंचाया जाए। ठीक है। तो अब ये कितनी चीज होगी इसमें, 3 2 5 और 2 7, ये 7 चीजें हैं। अब इनकी डिटेल में पढ़ेंगे अब कि ये चीजें हैं क्या। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ आपको, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, तो एक एक चीज बहुत फिर ध्यान से समझ। नॉइस, हाँ जी। नॉइस बीच में मतलब वो जरूरी है ये बताया आपने। नॉइस। डिस्टरबेंस करती है ये। ठीक है। अब हाँ जी हाँ जी। एक एक की डिटेल करेंगे, जब साथ के साथ जो जो पॉइंट आए उसमें डाउट्स बता दीजिएगा आपने। ठीक है। पहला है इसमें सेंडर, सोर्स। इसके बारे में पढ़ लिया था हमने वैसे, कि पर्सन और एंटिटी दैट ओरिजिनेट्स द मैसेज। जहां से मैसेज क्या होगा, संदेश क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। ओरिजिनेट यानी कि उत्पन्न होगा वहां पे। और कहाँ पे भेजा जाएगा ये, रिसीवर को। सेंड्स इट टू रिसीवर। इसमें जो मेन है वो है आपका ओरिजिनेट्स ए मैसेज, दैट ओरिजिनेट्स ए मैसेज। ये कौन है, सेंडर। एमसीक्यू है आपका ये, कि मैसेज ओरिजिनेट कहाँ से होगा, सोर्स से होगा। या तो सोर्स मिलेगा ऑप्शन में, या आपको सेंडर मिलेगा ऑप्शन। ठीक है। दूसरा है आपका मैसेज। मैसेज क्या है, कि मैसेज कोई भी विचार हो सकता है ना, थॉट, आइडिया हो सकता है, कोई कंसेप्ट हो सकता है, इंटेंडेड बाय द सोर्स फॉर कंजप्शन बाय सम रेसिपिएंट, कि जो रेसिपिएंट द्वारा यूज किया जाना है, उस तरह का कोई विचार हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है। ठीक है। तो वो सारे क्या हैं, मैसेज। ठीक है। ए थॉट, आइडिया और कंसेप्ट, इस तरह का अगर कुछ भी इस इनके सिनोनिम आपको मिलता है, तो वो सारे क्या हैं, मैसेज। ठीक है। इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद है आपका एनकोडिंग प्रोसेस क्या है। एनकोडिंग प्रोसेस क्या होगा, कि मैसेज को, कोई भी मैसेज है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि जिससे वो दूसरों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है। वो एक एनकोडिंग है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मैसेज इनटू ए फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आया है ये, आपका पीवाईक्यू है ये तो। ठीक है। हर एक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें, हर एक से क्वेश्चन बनता है इसमें। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए मैसेज इनटू ए फॉर्मेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स, कि दूसरों तक संदेश पहुंचाया जा सके, उस फॉर्म में मैसेज को कन्वर्ट करना। ठीक है। फिर आ गया आपका मीडियम। मीडियम क्या है, मीडियम यूज्ड टू सेंड ए मैसेज फ्रॉम ए सेंडर टू ए रिसीवर। तो चैनल्स कैन बी रिटन, लिखित में भी हो सकते हैं वो, मौखिक हो सकते हैं, या फिर गैर मौखिक। ठीक है। तो चैनल में कुछ भी आ सकता है, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्बल नॉन वर्बल के टाइप्स आपने कर लिए थे। ठीक है। इससे आगे थोड़ी सी और डिटेल देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। ठीक है। तो वो वर्बल नॉन वर्बल थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो में दे दूंगा उसमें, लेकिन बाकी और भी हैं इसमें, तो वो एक बार कल देखेंगे हम। तो रिटन, वर्बल, नॉन वर्बल, या फिर जितने भी आपको चीजें ध्यान में आ रही है। ठीक है। रिटन में जैसे चिट्ठी हो गई, बोलने में आप फोन पे बोलते होते हो, है ना, आमने सामने बोलते हो, तो मीडियम है वो। ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, चैनल और माध्यम। ठीक है। अगला प्रोसेस आता है डी कोडिंग। डी कोडिंग की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग ए मैसेज। इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग ए मैसेज दैट हैज
बिन एनकोडेड बाय द सेंडर, कि जो सेंडर ने एनकोड करके मैसेज भेजा है, अब उसको इंटरप्रेट करना और एनालाइज करना, मतलब उसको समझना और उसका विश्लेषण करना कि इसका मतलब क्या है मैसेज का। ठीक है, उसको बोलते हैं डी कोडिंग। जो कोड जो बना है उसको डी हटाना, जिसमें कोड मतलब एक तरह से पासवर्ड लगाया है मैसेज पे, वो पासवर्ड को डिकोड करना, हल करना उस पासवर्ड को। ठीक है, कि पासवर्ड भरो उस पीडीएफ फाइल पे, अब वो पीडीएफ ओपन हो जाएगी, तो वो प्रोसेस होता है डिकोडिंग। ठीक है, और पीडीएफ पे पासवर्ड लगाना ये होता है एनकोडिंग। फिर इसके बाद है रिसीवर, द पर्सन फॉर हुम द मैसेज इज इंटेंडेड, कि जिसके लिए वो संदेश बनाया गया है उसको बोलते हैं रिसीवर। मैसेज इज इंटेंडेड किसके लिए है ये? रिसीवर के लिए। ठीक है, दिस पर्सन इज चार्ज्ड विद decoding द मैसेज इन एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द इंटेंशंस ऑफ द सोर्स, कि जो सोर्स की इंटेंशन थी वो मैसेज भेजने की, जो उसका लक्ष्य था, जो उसका मकसद था उसके पीछे, उसको समझने का जो प्रयास करता है। ठीक है, या फिर जिसको वो समझना है, जिसके लिए जरूरी है समझना, वो कौन है? रिसीवर। ठीक है, तो ये भी कि जिसके लिए इंटेंडेड। और जो उस मैसेज को दूसरी डेफिनेशन, एक होगी इसकी मैसेज इज इंटेंडेड, दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि जो डी कोड करेगा, डिकोडिंग द मैसेज। डिकोड हमेशा रिसीवर करेगा, एनकोड सेंडर करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका फीडबैक, कि फीडबैक ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तरह से कि रिस्पॉन्स, रिएक्शन और इंफॉर्मेशन, या तो उसका जवाब दे या रिएक्शन दे, अपने हाव भाव से जानकारी लेने की कोशिश करें या फिर जानकारी दे। ठीक है, ऑफ ए मैसेज टू द सेंडर। ठीक है, यानी कि उसका कुछ भी उसी से रिलेटेड, उसके हाव भाव से, मौखिक गैर मौखिक जैसा भी संदेश वापस से जाए सेंडर के पास, वो सब क्या है? फीडबैक है। ठीक है, और फीडबैक में आप, ठीक है, रिस्पॉन्स, रिएक्शन, इंफॉर्मेशन, तीन वर्ड इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक एमसीक्यू बनता है इसका, और दूसरा बनता है इसका कि लेटिंग समवन नो विच एरियाज दे नीड टू इम्प्रूव। ये किसका पार्ट है? तो ये फीडबैक का पार्ट है। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें याद रखनी है आपको। फिर अगला है इसमें नॉइज, आवाजें। आवाजें क्या है? जो शोर है, जो आपको जो अर्थ ट्रांसफर किया है, मीनिंग ट्रांसफर किया है कम्युनिकेशन में, उसको समझने में जो बाधा उत्पन्न करे, ठीक है, इंटरफेयर करे बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉइज। नॉइज वो किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है, तो सारी जो प्रॉब्लम्स करेंगे बीच में चीजें किस में आ जाएंगी? नॉइज में। ठीक है, इट कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर सेंडर्स एंड रिसीवर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कि आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए बाधा उत्पन्न करता है नॉइज, शोर। ठीक है, सर हाँ जी, अब सर बताओ। जैसे हम इंटरनेट के द्वारा सर हम कोई कम्युनिकेशन करें, और हाँ, सर उसमें इंटरनेट की प्रॉब्लम हो तो सर फिर इंटरनेट भी नॉइज माना जाएगा? नेट की प्रॉब्लम हो तो नहीं, वो माध्यम की है। आप वो माध्यम यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर उसमें गड़बड़ है कुछ तो चैनल की प्रॉब्लम आएगी, चैनल और मीडियम। जी हाँ, नॉइज होगा कि थोड़ी सी जैसे अगर मान लो आपने ईयरफोन लगाई है या फिर उसका स्पीकर खराब है और उसमें थोड़ी सी बजिंग टाइप में आवाज आ रही है ना, तो वो आ जाएगी नॉइज। ठीक है जी। जी तो इसके बाद आता है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, कि किस एस्पेक्ट में वो मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है। ठीक है, सेंडर के द्वारा, और किस एस्पेक्ट में वो रिसीवर उस चीज को समझ रहा है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, मतलब जो उस
कम्युनिकेशन को एक शेप देता है। ठीक है, कि जैसे मान लो कोई भी शिल्पकार है, जैसे मूर्तियां बनाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं वो, कि उसको मूर्ति को एक, पहले तो एक मिट्टी का बस क्या होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे भिगो के, जैसे आटा भिगो के रख देते हो आप, आटे को ही ले लो चलो, आटा भिगो के रख देते हो खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब आपने एक तरह से रॉ मटेरियल, कच्चा माल तैयार कर लिया। ठीक है, अब उसको, जो भी रोटी बना रहा है, महिला है पुरुष है जो भी है आजकल के टाइम में, तो वो क्या है, कि अब उसको एक शेप देगा, जिससे जो रिसीवर है उसको वो मैसेज पहुंच जाए, या फिर उसको वो रोटी पहुंच जाए। तो वो जो शेप देने का प्रोसेस है, ठीक है, यानी कि शेप देना मतलब उसको एक संदर्भ देना, कि अब ये खाने लायक हो गई है रोटी। ठीक है, अब इसको एक प्रॉपर शेप मिल गई। ठीक, चाहे उससे रोटी बनाओ, चाहे पराठा बनाओ, वो अलग अलग संदर्भ हो जाएंगे, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हो जाएंगे। ठीक, ऐसे ही कम्युनिकेशन में, कि पहले एक प्रॉपर शेप बनाओ उस मैसेज की, कि इस शेप का, कि ये मतलब है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आ जाती है कॉन्टेक्स्ट में, कि जो भी बात कर रहे हैं उससे उसके पीछे का सिचुएशन और मकसद समझ में आ जाए, तो उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन प्रोसेस सेव्स द effectiveness of the encoded message transmitted between the sender and receiver, कि इफेक्टिवनेस को शेप करता है। अगर मान लो कॉन्टेक्स्ट ना हो, संदर्भ ना हो, एक लाइन किसी टॉपिक की बोल दी, अगली लाइन किसी और टॉपिक की बोल दी, कोई शेप ही नहीं दी मैसेज को, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, जिसमें एक प्रॉपर शेप मिलती है एक ही तरह के, यानी कि जैसे मान लो ये वो चीज हो जाएगी कि कोई इंसान था, ठीक है, उसको बनाते टाइम एक हाथ किसी और का लगा दिया, दूसरा हाथ किसी और का लगा दिया, पैर किसी तीसरे आदमी के, एक तीसरे आदमी का, एक चौथे आदमी का, तो इसकी कोई प्रॉपर शेप बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, मतलब कि कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक बात किसी एक एक टॉपिक की है, दूसरी बात किसी दूसरे टॉपिक की, तीसरी किसी तीसरी टॉपिक की, कोई मैच ही नहीं कर रही है बातें आपस में, तो वो एक शेप मिल ही नहीं पाएगी इसको। ठीक है, जिसमें सारे ऑर्गन्स, सारे अंश इसी आदमी के हों, या फिर एक ही बात के सारे कॉन्टेक्स्ट हों, सारे संदर्भ, सारी बातें एक ही बात के ओर इशारा करती हों, एक ही बात को समझाने की कोशिश करती हों, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है इसका एक, कि वी कैन यूज कॉन्टेक्स्ट टू इन्फर वेदर ए फ्रेज इज लिटरल और सार्कास्टिक, कि मतलब जो भी बोला गया है वो बस बोलने के लिए बोल दिया है, या सार्काज्म है, कि ताना मारा गया है। ठीक है, अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है, ठीक है, अगर शब्दों का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो अच्छी बात भी क्या लगती है, कि ताना मार, कोई समझाने के लिए कोई बात बोले तब भी लगता है कि ताना मारा। ठीक है, तो वो किसकी कमी है वो, यानी कि उसने अपने मैसेज को, अपने कम्युनिकेशन में जो उसने संचार, जो मैसेज भेजना था उसमें प्रॉपर एक उसको शेप नहीं दी, और शेप नहीं दी तो इससे उसको जो लिटरल मीनिंग निकलना चाहिए था उसका सार्काज्म मीनिंग निकाल दिया रिसीवर ने। ठीक है, तो वेदर वी कुड शुड बी कम्युनिकेटिंग फॉर्मली, जैसे फॉर्मल हम बिहेव करते हैं, कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे हम उसके बारे में कुछ भी सोचते रहें अंदर से, अगर कोई जॉब इंटरव्यू है तो। और इनफॉर्मल, इनफॉर्मल मतलब जैसे बोलते हो ना, आपस में कई कई लंबे टाइम के बाद कोई दोस्त मिले और वो थोड़ा सा ज्यादा ही ओवर करने लग जाए, तो बोलते हो ना क्यों फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो वो चीज हो जाती है कि फॉर्मेलिटी करते हैं हम, जैसे जो भी इंटरव्यू का एग्जांपल ले लो, कि वहां पे फॉर्मेलिटी चलती है, आप अंदर से क्या सोचते हो उस टॉपिक के बारे में, या फिर उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में क्या सोचते हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको उनके बारे में अच्छा ही बोलना पड़ेगा, अगर आपको जॉब चाहिए तो फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ेगी। और इनफॉर्मल हो जाते हो जैसे ही आपके मान लो अच्छे अच्छे पुराने दोस्त मिले, तो इनफॉर्मल हो जाते हो, मतलब जैसे आप कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में होते थे, ठीक है, वही इधर उधर की बातें, तो इनफॉर्मल हो जाते हो बिल्कुल, कि मतलब अब कोई झिझक नहीं है कोई अपनी अपनी मन की बात बताने में,
तो वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी, संदर्भ में आ जाएंगी। ठीक है जी, इतना क्लियर है? जी सर। ठीक है। जी सर। सर। फिर टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तीन टाइप के संदर्भ बताए गए हैं मेनली। ठीक है। और तीन टाइप के कौन से हैं? एक है सामाजिक संदर्भ, कि जो सामाजिक का मतलब किसी एक समाज में बैठे हुए हैं। ठीक है, 5 10 20 लोगों का ग्रुप है। तो ग्रुप क्या है, अपने आप में समाज है एक। तो उसके जो संदर्भ आते हैं उसमें, यानी कि एक समूह के भीतर, कि जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट बनने चाहिए, संदर्भ बनने चाहिए। तो मतलब अगर एक समूह में बैठे हो आप, तो इनफॉर्मल नहीं हो सकते आप वहां पे, कि ऐसा नहीं है कि मुंह में आया जो बोल दिया। वहां पे सोच समझ के बोलना पड़ता है। ठीक है, यानी कि अपने मैसेज को जो आप बोलना चाह रहे हो उसको एक शेप देनी पड़ती है। और शेप भी कैसी, जो सब लोगों की एक समझ में आ जाए, और उस मतलब मैक्स और सबकी समझ में आ जाए, और मैक्सिमम की उस पर सहमति बन जाए। ठीक है, तो वो एक शेप देनी पड़ेगी जब सामाजिक, मतलब किसी ग्रुप में बैठे हुए तो। ठीक है, तो ये होगा आपका सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ। ठीक है। फिर दूसरा है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, कि मैसेज देते टाइम अगर आपका शेप मैसेज की ऐसी बना रहे हो कि उसमें आपका कल्चर दिखे। ठीक है, कि जैसे महिलाएं जो हिंदू धर्म की हैं, वो अपना माथे में बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, उनका एक कम्युनिकेशन का तरीका है, उनका सांस्कृतिक संदर्भ है ये। ठीक है, वो अपनी संस्कृति को दिखाती हैं कि हमारी संस्कृति ये है। ठीक है, तो इसी तरह के जो भी बिलीफ्स होंगे, ठीक है, कोई फास्ट रखा हो किसी ने तो टीका लगाते हैं, है ना, मंदिर में जाएं तो टीका लगा के आते हैं। और किसी अगर पूज्य स्थल पर जाएं तो अपनी जो जूते चप्पल है वो निकाल देते हैं। तो ये क्या है, आप शेप दे रहे हो आसपास के एनवायरनमेंट में, कि हमारी ये मान्यता है, ये अवधारणा है हमारी। ठीक है, ये हमारी संस्कृति है। तो वो जो भी संदर्भ दोगे अपने एक्शन से, अपने मैसेज से, वो हो जाएंगे आपके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। फिर है आपका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, भौतिक संदर्भ। भौतिक संदर्भ में क्या आ जाएगा आपका, जिस आपके मैसेज की शेप से स्थान का पता लगे, फिजिकल प्रेजेंस का पता लगे। कि जैसे मान लो आप मैसेज को इतने अच्छे से कन्वे कर दो कि ऐसा लगे कि, जैसे कई बार होता है ना, कोई मूवी ऐसी होती है कि जैसे 3D 4D आजकल आ गए हैं, अगर इसमें देखो तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वहीं बैठे हैं हम, है ना। और एकदम से घबरा भी जाते हैं, कुछ ऐसा उसमें सीन चलता है तो मतलब जो आपकी मैसेज की शेप एक प्रॉपर स्थान या फिर एनवायरनमेंट को शो कर दे उसमें, आपकी बातचीत में, उसको बोलते हैं फिजिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, भौतिक संदर्भ, कि भौतिक वातावरण, भौतिक चीजों के बारे में जो आपको पता लगे जिस मैसेज में। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिजिक, कि इसमें आ जाएगी आपकी एक्चुअल लोकेशन, एनवायरनमेंट, और इसमें जो आपके बिलीफ्स हैं वो आ जाएंगे, और इसमें आपका ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है इतना? सर ये शोशो वाला बताना दोबारा, सोशो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, इसमें क्या होगा जी, कि जैसे आप ग्रुप में बैठे हो, मान लिया 4 5 का आपका ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें जो भी आप बातचीत करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपको इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो 4 5 और साथ में बैठे हैं, इनकी मनोदशा क्या है। ठीक है, पहले तो आप कोशिश करोगे कि इनकी अटेंशन अपनी ओर लेके आई जाए, जिससे ये आपकी बात को सुन सके। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही चुपचाप बैठे रह जाओगे, बीच में बोलने की कोशिश करोगे, तभी कोई दूसरा बोल पड़ेगा और अपनी बात कह ही नहीं पाओगे। पहले तो आप कोशिश करोगे कि अपनी बात इस तरह से स्टार्ट की जाए, अपनी कम्युनिकेशन इस तरह से स्टार्ट की जाए कि ये सब आपकी तरफ ध्यान लगा के उसको सुने। ठीक है, जो मैंने अटेंशन बताया था उसमें, शाम वाली क्लास में बताया था कि अटेंशन बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर
जब आप अपने मैसेज को इन तक कन्वे करना चाहोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन इनको देना चाहोगे, तो वो ऐसी भाषा का आप चयन करोगे, ऐसे शब्दों का चयन करोगे। ठीक है। तो वो एक जो शेप दोगे, वो जो एक संदर्भ बनाओगे आप, मैसेज को अपने को शेप दोगे, उसको बोलते हैं सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। कि समाज की मनोदशा के आधार पर जो कॉन्टेक्स्ट आप निर्धारित करोगे अपनी कम्युनिकेशन में, वो होगा सोशियो साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। क्लियर है जी? किसने पूछा था? जी सर, जी सर। ठीक है। फिर अगला आता है आपका हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक संदर्भ। कि ऐतिहासिक का मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री में पहुंच जाओ, कि पास्ट में कोई भी ऐसी घटनाएं हुई हो, ठीक है, कि जिसका इफेक्ट आज के टाइम पे पड़ता हो। ठीक है। अभी जैसे मैंने सुना ही था कुछ न्यूज में, कि एक मूवी आई थी अभी, क्या नाम था उसका, औरंगजेब का कुछ था उसमें, उसके ऊपर अरे छावा। दंग हाँ, उसके ऊपर दंगे हो गए। छावा आई। हाँ हाँ, यही नाम था शायद। तो उसके ऊपर दंगे हो गए। तो मतलब पास्ट में जो घटना हुई थी, वो आज के टाइम पे भी इन्फ्लुएंस कर रही है वो चीज। ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि जो मैसेज पीछे इतिहास में जाके जो घटना हुई है, उसका संदर्भ लेके आज को प्रभावित कर दे, वो होता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। कि मतलब वो पीछे का मैसेज इतना प्रभावित कर दे लोगों को आज के टाइम पे, कि लोग उसी को सच मानने लग जाएं, तो वो होता है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। फिर है सिचुएशनल। सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, अवस्था। कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन, जैसे मान लिया कोई भी एक सिचुएशन ले लो, कि आप कहीं जा रहे हो, पैदल जा रहे हो या फिर साइकिल से या फिर गाड़ी से, कैसे भी जा रहे हो। ठीक है। एक उस परिस्थिति में, और कुछ लोग आ जाते हैं, रुकवा लेते हैं आपकी गाड़ी। ठीक है। हथियार भी है उनके पास। तो वो जो एक परिस्थिति क्रिएट हुई, उसमें आप अपनी बातचीत में क्या संदर्भ लोगे? ठीक है। आपको सब याद आने लगेगा उस टाइम, कि हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं। ठीक है। मतलब एक आप सिचुएशन के हिसाब से जो कॉन्टेक्स्ट बनाओगे, जो संदर्भ बनाओगे अपनी बातचीत का। ठीक है। नॉर्मली आप कोई साथ अगर रास्ते जाता हुआ मिल जाता, उसको नहीं बताते ये बात आप, कि मेरे घर पे छोटे बच्चे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देते आपने। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो उस टाइम पे आप फिर ये संदर्भ लेते हो बातचीत का, कि जिससे कि सामने वाले को आप प्रभावित कर सको जिस संदर्भ से। ठीक है। तो वो होते हैं सिचुएशनल, कि सिचुएशन के हिसाब से जो आप संदर्भ बनाओ, बातचीत करो। ठीक है। तो अगला आता है आपका एनवायरमेंटल। कि एनवायरमेंटल, पर्यावरण के संदर्भ में अगर कोई कॉन्टेक्स्ट बनाते हो, कि जैसे एनकम्पासेस द ब्रोडर फिजिकल, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट। कि जिसमें फिजिकल भी, जो इससे पिछली स्लाइड में था, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, और जिसमें सोशियो, सामाजिक भी था, और कल्चरल भी था। कि ये जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं एक साथ में, तो उसका मतलब क्या है? वो कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? एनवायरमेंट। कि तीनों का जिसमें साझा एक तरह से संदर्भ बने, कि एक ऐसा मैसेज हो जाए जिसमें फिजिकल प्रेजेंस भी, मतलब उसकी लोकेशन भी पता लग जाए कि ये घटना कहाँ पे हुई थी। सोशल, और वो लोगों को समझ में आने लायक भी हो इंफॉर्मेशन, और आपका कल्चर भी उसमें शो हो जाए। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब कोई डाउट है तो बताइए, ये टॉपिक आपका हो गया है कंप्लीट। कभी ना हिस्टोरिकल ना सिचुएशनल, ये सारी चीजें एक दूसरे मिक्सअप चलती हैं। ठीक है। किसी में हिस्ट्री और सिचुएशन मिक्स हो जाएगी, है ना, किसी में आपकी कल्चर और ये फिजिकल मिक्स हो जाएगी। तो ये मिक्सअप सा चलता है, क्योंकि एक ही संदर्भ में आप, मतलब एक ही बातचीत में दो से तीन चीजें इन्वॉल्व करते ही हो, कि कहाँ पे ये बातचीत हुई। ठीक है। किस किस कौन कौन था उस बातचीत में, या फिर किस किस की प्रेजेंस थी वहां पे। तो ये सारी चीजें आप इन्वॉल्व करते हो उसमें। तो एनवायरनमेंट में वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है।